हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनायोस जीव विज्ञान का प्रथम एकम जीवन की उत्पत्ति एवं विकास और वर्गीकरण से परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने समझाया है कि कैसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई और किस तरह से पृथ्वी पर जीवन का प्रादुर्भाव हुआ। आज हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पर एनायोस जीव विज्ञान की प्लेलिस्ट देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिरी वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से सपुंजित बूंदों की रचना हुई। हम ये भी जानते हैं कि पर्यावरणीय कारक जैसे कि ऊंचा तापमान, तेज़ बिजली और कठोर वातावरण के दबाव में आकर कई सारे रासायनिक अणु एक दूसरे के साथ अभिक्रियाएं करने लगे और प्रोटीन, शर्करा, स्टार्च एवं वसा अम्लों का निर्माण हुआ और अंततः यही रसायनों ने संयोजन से सहपुंजित बूंदों की रचना की। लेकिन अब आप सोचोगे कि ये सब तो पढ़ने के लिए ठीक है, क्या हमारे पास इसके लिए ठोस वैज्ञानिक सबूत है? तो जवाब है हाँ। स्टेनले मिलर और हेरोल्ड सी यूरे ने सबसे पहले सन 1953 में वायुरोधी उपकरण की सहायता से एक प्रयोग के आधार पर ये साबित कर दिया कि उष्मीय तापमान और तेज़ बिजली वाले पर्यावरण में अमीनो अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जैसे कार्बनिक पदार्थों का बनना मुमकिन है। उन्होंने लेबोरेटरी में वही जीवन की उत्पत्ति के समय का पर्यावरण जैसा माहौल की संरचना करने की सोची। उन्होंने इस उपकरण से आदि पृथ्वी के पर्यावरण की नकल की। इस चैम्बर में दो इलेक्ट्रोड के बीच में बिजली के चमकारे कराए गए। नीचे से गर्म पानी की वाष्प को इस चैम्बर में प्रवेश कराया गया। इस चैम्बर में पहले से ही अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन वायुएं भरी थी। गर्मी और विद्युत चमकारों की वजह से इन रसायनों के बीच अभिक्रियाएं हुई, जिसके नतीजे स्वरूप हमें जटिल रासायनिक सम्मिश्रण प्राप्त हुए और फिर यही प्रोटीन, शर्करा और अमीनो अम्ल जैसे रासायनिक सम्मिश्रण वसा अणुओं यानी कि चर्बी के अणुओं के बीच फंस गए और सहपुंजित बूंदों की शुरुआत की। कई वैज्ञानिक इन सहपुंजित बूंदों को ही प्रथम सजीव मानते हैं। फिर इन सहपुंजित बूंदों ने ऐसे प्रोटीन बनाए जो आगे जाकर एंजाइम बने। एंजाइम वो प्रोटीन होते हैं जो विशेष रासायनिक अभिक्रियाओं का दर तेज़ कर देते हैं। एंजाइम में इतनी ताकत होती है कि वे जो अभिक्रियाएं होने में 10 साल लग जाते उसे कुछ मिनटों में पूर्ण करा देते हैं। कई वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि आरएनए जैसे अणु ने भी रासायनिक सम्मिश्रण के प्रारंभिक तरल में एंजाइम जैसा बर्ताव किया होगा। आरएनए वो अणु है जो डीएनए की तरह प्रोटीन बनाने के लिए अति आवश्यक है। तो जो आरएनए अणु रासायनिक अभिक्रिया में मदद करते हैं उसे वैज्ञानिकों ने राइबोसोम नाम दिया। आपकी पाठ्य पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से जीवन की उत्पत्ति की घटना के चरण समझाए हुए हैं। पहले किस तरह से जटिल कार्बोदित पदार्थ जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल और शर्करा से सपुंजित बूंदों की रचना हुई और फिर उनमें से न्यूक्लिक अम्ल वाले पुंजित का विकास हुआ जो श्वसन कर सकते थे। इससे पहले पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए सारे सजीव अवायवीय थे। लेकिन धीरे धीरे कई सजीवों ने वातावरण के ऑक्सीजन के बढ़ते ही श्वसन करना सीख लिया। अब कई पुंजित ढेर ऐसे भी थे जिनके पास केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल ही था। हम उन्हें वायरस कहते हैं। लेकिन अधिकतर ढेर कोशिका वाले स्वरूप में तब्दील हो गए। अब इसमें भी कुछ ऐसे थे जिन्हें खुद का खुराक बनाना नहीं आता था, तो इसलिए उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। लेकिन कुछ कोशिकाओं में पर्णहरित अणुओं का निर्माण हुआ। जैसे हम जानते हैं कि पर्णहरित पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है। इसीलिए पर्णहरित अणुओं की वजह से जो जीव बने वे स्वयं पोषी थे और आगे जाकर इन्होंने वनस्पति जगत की रचना की और विषमपोषी जीवों से सारे प्राणी समाज की रचना हुई। आपने ज़रूर सोचा होगा ये सब जीवों का रूपांतरण कैसे हुआ। इस रूपांतरण की प्रक्रिया को जीव विकास या क्रम विकास कहा जाता है।
इसी टॉपिक को हम अगले वीडियो में समझेंगे। अगर आपको एनायोस जीव विज्ञान पर संपूर्ण वीडियो लेक्चर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।